Hello students, we are going to learn now a very important topic and this topic I have been discussing all along. जैसे आपने देखा कि टेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में और वॉइस में जो अभी तक डिस्कस किया गया उन सब में वर्ब फॉर्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वर्ब फॉर्म से रिलेटेड मैंने आपसे अभी तक जो भी डिस्कस किया वो पॉइंट्स हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया आपके साथ कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, और एग्ज़ाम में अगर वो उस तरह की वर्ब फॉर्म स्टूडेंट नहीं जानता तो उसको थोड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे वर्ब फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस किए टेंसेस के अंदर कि जिनकी तीनों वर्ब फॉर्म सेम है। कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म डिस्कस किए जिनमें कि कोई ट्रिपलेट्स हैं, कुछ पेयर्स हैं वर्ब्स के विच हैव सेम मीनिंग और विच हैव कन्फ्यूजिबल सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए और आपकी जो फाउंडेशन है ग्रामर की, वर्ब्स जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की कोशिश आज करते हैं। एंड आई विल फर्स्ट टेल यू अबाउट द कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब फॉर्म्स एंड देन आई विल टेक अप दिस टॉपिक। सो सबसे पहले वर्ब्स में देखिए कि इनको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। ये स्टेटमेंट वर्ब की तरह भी काम करते हैं और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक आप सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नेम इसका सजेस्ट कर रहा है, हेल्पिंग सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। और दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य वर्ब के रूप में काम करते हैं। अब सहायक क्रिया बहुत सारी होती हैं, आगे देखते हैं उसको। और मेन वर्ब क्या होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्टडी, लर्न, रन, ईट, ड्रिंक, वॉक, ऐसे सारे वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब को सीखने की दृष्टि से आप फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहला पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सहायक। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरे वर्ड्स हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आप सबको पता है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to। ये मैंने यहाँ पर जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो उनके नाम लिख दिए। अब आप देखते हैं कि ये जितने वर्ब्स हैं इनका अलग अलग तरीके से इनका यूज होता है। Now you can see that all these modal auxiliary verbs are used in a sentence to convey certain type of emotion, expression or feelings or courtesy। तो अलग अलग इनका उद्देश्य है। ये किसी भी वाक्य में आएंगे और उसमें फॉर्मल रिक्वेस्ट को, कैजुअल रिक्वेस्ट को, परमिशन को, पोलाइटली एड्रेस करने की बात है उसको, और इस कंपल्शन को, एडवाइस को, इन सारे तरह के एक्सप्रेशंस को अभिव्यक्त करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। आगे इनकी डिटेल्स में चलेंगे और आज का टॉपिक भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। बट उसमें आगे बढ़ने से पहले, फॉर द सेक ऑफ अवर लर्निंग, लेट अस नाउ राइट डाउन ऑल द प्राइमरी वर्ब्स दैट यू नो। जितने भी आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पता हैं वो कौन कौन से हैं। प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में आप यूज करते हैं इज, एम, आर। ये इज, एम, आर वर्ब बी का फर्स्ट फॉर्म है। BEB उसके फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। फिर आप यूज करते हैं डू, डज, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। परफेक्ट की तरफ जाएंगे तो आप यूज करते हैं हैज और हैव। इसी तरह से पास्ट में यूज करते हैं was और were। नोट करने वाली बात है कि जो बी के फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर मैंने आपको बताया, सिमिलरली बी का जो वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है was और were। डू, डज का पास्ट फॉर्म यहाँ यूज होता है डिड, और इसी तरह हैज, हैव के लिए यूज होता है हैड। तो ये वर्ब फॉर्म्स, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यूज करते हैं। अब देखिए फ्यूचर में यूज होने वाले जो वर्ड विल और शैल हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो
ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इससे पहले मैंने आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिस्कशन इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां आपको एक ब्लैंक दिया हो और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ऑप्शन के लिए कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे हुए हों। अब उस समय आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा। सो एक एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पिक करेंगे और किस पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड मे। अब मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरह के एक्सप्रेशंस में, देखिए। सबसे पहले आपको जो याद है अपने स्कूल से, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, तो मे का प्रयोग आप कर सकते हैं टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए। लेकिन ये एक बहुत ही फॉर्मल वे में इसका यूज किया जाता है। जो मे आप परमिशन लेते हैं के लिए प्रयोग करते हैं वो फॉर्मल उसमें यानी औपचारिक उसमें यूज किया जाता है और एक पोलाइटनेस को कन्वे करता है। सेकेंडली मे का यूज करते हैं आप सबको याद होगा, जैसे आप कहते हैं इट मे रेन टुडे, यानी आज संभावना है कि बारिश हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को कन्वर्ट करता है, ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। तीसरा, ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्रे करते हैं या विश करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसमें मे का प्रयोग ब्लेसिंग्स के लिए, विश के लिए, प्रेयर के लिए यूज होता है। तो फॉर, प्रेयर एंड विश के लिए इसका प्रयोग होता है। अब जैसे सेंटेंस है मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, अब इसमें प्रे किया जा रहा है तो ये मे का प्रयोग इसमें होता है। फोर्थ, मे का हम यूज करते हैं, ये बहुत स्पेशल यूज है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है इस तरह के ब्लैंक्स में। जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हैं जिसमें एक क्लॉज यूज की गई है और उसमें कुछ एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं, वो एक्सप्रेशन जो कारण बताने के लिए आते हैं, कारण बताने के लिए वो उन एक्सप्रेशन, जैसे विद एक्सप्रेशंस, जब भी आप ऐसे वर्ड देखें जो मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे कि सो या सो दैट। अब देखिए, सो या सो दैट किसी कारण को बताने के लिए आता है। इसी प्रकार से इन ऑर्डर दैट, इस पूरे फ्रेज का प्रयोग हम कर सकते हैं उद्देश्य बताने के लिए, कारण बताने के लिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए जो कि किसी कारण को बताते हैं, यानी दे एक्सप्लेन समथिंग, कुछ रीजंस बताते हैं, या दूसरा वर्ड कि पर्पस बताते हैं, तो उस पर्पस और रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन यूज मे। एग्जाम्पल देखें, यू वर्क हार्ड सो दैट यू मे बी, अब मेहनत करते हो किस लिए, ताकि आप खुश रह सको। अब इस सेंटेंस में यू वर्क हार्ड सो दैट, इसका उद्देश्य बताता है वर्क हार्ड का, और इसलिए यहां पर ब्लैंक में वर्ड आएगा मे। वन मोर एग्जाम्पल, यू शुड लर्न ग्रामर इन ऑर्डर दैट you may succeed in exams। तो परीक्षा में सफलता के लिए आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये जो इन ऑर्डर दैट, ये इस उद्देश्य को बताता है, इसलिए वर्ड मे का प्रयोग यहाँ पर दोनों वाक्यों में किया गया है। तो ऐसा ब्लैंक अगर आपको मिलता है, इन ऑर्डर, सो दैट, सो या दैट, इनके बाद आपको लगता है कि एक उद्देश्य को बताया जा रहा है, सो मे विल फॉलो द अदर पार्ट, आई मीन दीज एक्सप्रेशंस। सो मैंने आपको मे के यूजेज बताए, 4, परमिशन एक बहुत पोलाइट फॉर्मल वे में, पॉसिबिलिटी संभावना जब आप बताते हैं, जो आप सब जानते हैं, इट मे रेन टुडे, ही मे बी इन हिज ऑफिस, हो सकता है, संभावित है, ऑफिस में हो सकता है। थर्ड, हमने बताया कि आप प्रेयर यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जब हम ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जब प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, जैसे मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे यू गेट सक्सेस, इन सब में एक्सप्रेशंस में मे का प्रयोग होता है। एंड फोर्थ, आई टोल्ड यू कि ऐसे एक्सप्रेशन जैसे जो उद्देश्य बताते हैं, जैसे सो दैट या सो या इन ऑर्डर दैट, उनके साथ भी हम मे का प्रयोग करते हैं। सो अब वर्ड है माइट, सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट। माइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नंबर 1, आप सब जानते हैं कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे है। याद करिए ये कब डिस्कस हुआ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये बताया है कि पास्ट फॉर्म मे का माइट होता है।
Secondly, might we use to express possibility, बट ये एक वीक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, टू कन्वे अ वीक पॉसिबिलिटी। जो संभावना में व्यक्त की शायद उतनी तीव्रता यहाँ नहीं होती है, यहाँ पर जो तीव्रता होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। एग्जाम्पल देखिए, इट माइट रेन टुडे। अब इसको काफ़ी कम संभावना इस बात की लगती है कि आज बारिश होगी, और मे के साथ ये संभावना इससे बेटर होती है, इससे स्ट्रॉन्गर होती है। तो माइट का यूज इस प्रकार से करते हैं। और आगे बढ़ते हुए लेट्स टेक कैन। देखिए कैन का यूज कहाँ करते हैं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि अपनी क्षमता, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है, टू कन्वे कैपेसिटी। आपकी पावर, क्षमता कितनी है, एबिलिटी क्या है, उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई कैन रीड वेरी फास्ट, आई कैन क्लाइंब अ ट्री वेरी क्विकली। तो आप अपनी क्षमता या पावर बता रहे हैं। दूसरा, इसका दूसरा उद्देश्य है कैन का, हम इसको भी परमिशन के पूछने के लिए या परमिशन देने के लिए यूज कर सकते हैं, टू गिव परमिशन या सीक परमिशन। परमिशन देना या परमिशन लेना दोनों के लिए होता है इसका यूज, टू सीक परमिशन। एग्जाम्पल, आप कहते हैं यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। आप यहां तब तक रुक सकते हो जब तक आप चाहो। तो ये परमिशन दी जा रही है। आप किसी से कहते हैं कैन आई टेक योर पेन, तो कैन आई टेक योर पेन और कैन आई टेक योर बुक, ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है एक फ्रेंडली वे में एक परमिशन पूछी जा रही, बट आपको मैंने मे के साथ बताया कि वो पोलाइट और फॉर्मल वे में पूछा जाता है, कैन एक फ्रेंडली वे में। कैन का प्रयोग हम करते हैं, देखिए कैन का परमिशन और देने और परमिशन लेने दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अगला जो पॉइंट है, सो कैन का जो थर्ड यूजेज है वो है टू कन्वे अ जनरल पॉसिबिलिटी, जो ऐसी चीज जो एक सामान्य रूप से संभावित हो। जैसे एग्जाम्पल, एनीवन कैन डू अ मिस्टेक। अब एक संभावना है, किसी से भी हो सकती है। सो एनीवन कैन डू अ मिस्टेक, ये यूजेज है कैन के। लेट्स मूव अहेड। नंबर 4, यूज करते हैं कुड का। कुड, नंबर 1 यू ऑल नो कि कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। प्रेजेंट में अगर आप बात करते हैं और आप कहते हैं आई कैन रीड वेरी फास्ट और आई कैन रन वेरी फास्ट, पास्ट में इस चीज को कहेंगे आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। सो आप पास्ट की क्षमता को बताने के लिए कर रहे हैं। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी देखा कि हम कैन को कन्वर्ट कर रहे थे कुड में। दूसरा, हम कुड का प्रयोग करते हैं ऐसे केसेस में जब संभावना हो, यानी टू कन्वे अ सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या संभावना को कन्वे के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अब मैं तीसरा आपको ये वर्ड बता रहा हूँ जो मे के साथ, माइट के साथ और कुड के साथ। मैंने कैन के साथ भी आपको प्रोबेबिलिटी का सेंस बताया, लेकिन इनमें एक छोटा छोटा सा अंतर है, वो अभी साथ ही साथ बताता चलता हूँ। देखिए, जब मे का प्रयोग आप कर रहे थे तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा ठीक ठाक स्ट्रांग है, चांसेस, वहाँ संभावना ज़्यादा है। जब आप माइट का प्रयोग करते हैं तो माइट में प्रोबेबिलिटी जो है वीक है, संभावना है लेकिन थोड़ी क्षीण है। लेकिन जब आप कुड का प्रयोग करते हैं तो कुड में बहुत ही कम संभावना होती है किसी चीज़ की, माइट से भी ज़्यादा वीक है ये। तो ये बहुत रिमोट चांसेस हैं कि वो चीज़ हो। सो टू कन्वे दिस रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट वर्ड आई राइट हियर, इस रिमोट प्रोबेबिलिटी को या बहुत ही कम चांसेस की प्रोबेबिलिटी के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे क्रिकेट मैच में एक बहुत ही कमज़ोर टीम है और अगर आप कहते हैं ये कि अफगानिस्तान could beat India, Indian cricket team. So अफगानिस्तान could beat India, यहाँ पर ये एक कम चांसेस है, बहुत ही वीक संभावना है, इसलिए कुड का प्रयोग हो रहा है। सो मूविंग अहेड, कुड का नेक्स्ट यूजेज ये है कि कुड का प्रयोग करते हैं आप जब किसी के साथ बहुत पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, जैसे कुड यू प्लीज बाई ए टिकट फॉर मी। अब ऐसे केसेस में आप बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में, फॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं कर्टसी के साथ में, तो उस जगह पर कुड का प्रयोग किया जाता है। सो टू रिक्वेस्ट, बट ये रिक्वेस्ट कैसी है? ये रिक्वेस्ट है
बहुत पोलाइट, वेरी पोलाइट. ओके, सो कुड यू बाई a ticket for me? ये आप किसी से कह रहे हैं when there is a long line and you know that if you are going to wait for your chance then there are very weak chances you could not get your ticket, so you request and you say could you please buy a ticket for me. so ये request के लिए हम could का प्रयोग करते हैं. so could के usage मैंने आपको अभी तक बताया 3 और इसमें past form of can. पास्ट फॉर्म ऑफ कैन जो मैंने लिखा इसका मतलब यही हो गया कि जहां जहां कैन का प्रयोग आप कर सकते थे डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में आप कुड का प्रयोग करेंगे. जैसे कैन का प्रयोग होता है कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, योग्यता बताने, क्षमता बताने के लिए, तो इसी प्रकार से उसके जगह पर कुड का प्रयोग किया जा सकता था. बहुत क्षीण किसी की, बहुत ही कम संभावना हो किसी चीज़ की, तो उसकी ऐसी रिमोट प्रोबेबिलिटी को कन्वे करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है. या रिक्वेस्ट, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है. मूविंग अहेड, लेट्स टेक अप फिफ्थ वन. और फिफ्थ वन में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मस्ट. मस्ट का एवरीबडी नोज कि मस्ट में एक पावर है, फोर्स है, कंपल्जन है. सो इसका प्रयोग किया जाता है टू कन्वे कंपल्जन. कंपल्जन मतलब जिस चीज़ का आपके ऊपर दबाव हो, फोर्स हो. टू कन्वे कंपल्जन, जैसे आप कंपल्सरी वर्ड जानते हैं तो कंपल्जन उसी फैमिली से है, टू कन्वे कंपल्जन. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आई मस्ट वर्क हार्ड एज द एग्जाम इज टफ. जो एग्जाम इज टफ, इसलिए आपको कंपल्जन एक फोर्स है, दैट आई मस्ट. सेकेंड यूजेज ऑफ मस्ट, ड्यूटी के लिए इसका यूज किया जाता है टू कन्वे द सेंस ऑफ ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल यू से a soldier, for example, a soldier must defend his country. Must defend his country. So ये एक ड्यूटी का बोध होता है यहाँ से. नंबर 3, अर्जेंसी के लिए भी यूज करते हैं जब किसी चीज़ की जल्दी हो. ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंपल्जन की तरह बहुत उसके क्लोज है. और अर्जेंसी में फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यू मस्ट स्टडी सीरियसली एज द एग्जाम्स स्टार्ट नेक्स्ट मंथ. आपको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीर होकर के पढ़ना होगा. क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दूसरे अगले महीने से है. तो इसका मतलब कि एक अर्जेंसी है, टाइम बहुत कम है इसके लिए. सो मस्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है. मस्ट का यूज करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए भी. डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? जब आप अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर करते हैं तो डिटर्मिनेशन. एग्जाम्पल, आई मस्ट क्लियर दिस एग्जाम. अब ये आप अपनी डिटर्मिनेशन को शो करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मस्ट लर्न ग्रामर. अब आपको ग्रामर सीखना ही है, ये अब आप एक डिटर्मिनेशन इसमें शो करते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, मस्ट का यूज देखिए कहाँ होता है. जब भी कभी आप कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं और व्हेन यू ड्रॉ सम इन्फ्रेंसेस, तो इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन किसी तरह के किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे आप, तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल मैं पहले आपको देता हूं. He drives a BMW car. आगे, he must be rich. अब BMW कार बहुत महंगी होती है, आप सभी जानते हैं. और इस ऐसी महंगी कार चलाता है वो, तो कंक्लूजन निकला he must be rich, यानी वो अमीर ही होगा. अब इस आधार पर कह रहे हैं अमीर क्योंकि वो एक बहुत महंगी कार चलाता है. सो ये रहे मस्ट के यूजेज. लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन, नंबर 6. विल और शैल का यूज कहाँ होता है ये देख लेते हैं. देखिए, विल और शैल फ्यूचर में हम यूज करते हैं, बट दोनों एक तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. और विल और शैल के लिए मैंने आपको जो पहले डिस्कस किया है टेंसेज में, वो ये बताया था कि नॉर्मली हम आई और वी के जैसे सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं शैल को. आई और वी के साथ प्रयोग होता है शैल. किन केसेस में?
नॉर्मल सिनेरियो में। नॉर्मल केसेस का मतलब उसमें कोई खास कोई रीज़न कारण नहीं है। आगे आपको ये क्लियर और हो जाएगा कि नॉर्मल से मेरा मतलब क्या है सामान्य बातों में। ये तो नॉर्मल केस का रूल है। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे आप कहें कि उदाहरणार्थ ही, शी, इट, दे, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं विल। लेकिन ये रूल मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंज हो जाता है। किस केस में इंटरचेंज हो जाता है? यानी आई और वी के साथ आप विल का यूज़ करते हैं और ही, शी, इट, दे के साथ शैल का यूज़ स्टार्ट करते हैं। किस केसेस में करते हैं? जिस समय आपको किसी तरह का कोई थ्रेट, किसको कहते हैं थ्रेट? मतलब वार्निंग, वार्निंग के लिए, धमकी देना, थ्रेट या वार्निंग। तो थ्रेट या वार्निंग के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अभी बाद में करते हैं इसको। दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं प्रॉमिस के लिए। किसी से कोई वादा है, उस वादा को निभाने के लिए, वादा करने के लिए प्रॉमिस का यूज़ करेंगे। थर्ड, डिटर्मिनेशन शो करने के लिए, दृढ़ता दिखाने के लिए, निश्चितता शो करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। या चौथा, कमांड के लिए करते हैं। सो इन चारों केसेस या इन चारों एक्सप्रेशंस के लिए विल और शैल का जो जनरल, जो कॉमन जनरल रूल है, नॉर्मल रूल है, उसको हम वायलेट करके दूसरे तरह के कॉम्बिनेशंस की तरफ जाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस कहता है यू शैल रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट राइट नाउ। अब इस सेंटेंस में राइट नाउ भी आपके सामने है। अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स, एक तरह का कंपल्शन हो रहा है, एक आप कह सकते हैं कि थ्रेटन किया जा रहा है, तो शैल का यहाँ पर यूज़ होगा। सो इस सेंटेंस में आप देखते हैं यू शैल रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट राइट नाउ, ये एक कमांड को शो करता है। कमांड मीन्स ऑर्डर, और इस कमांड के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, आई विल नेवर कम टू योर रूम। अब नेवर के साथ में एक वर्ड ऐड कर देता हूं, आई विल नेवर एवर। अब आपको इसमें फोर्स का पता चलता है, आई विल नेवर एवर कम टू योर रूम। ये डिटर्मिनेशन को शो करता है। जो भी ये बात कह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आहत है और कहता है कि मैं कभी भी नहीं आऊँगा, इसलिए आई के साथ में विल का प्रयोग सही है यहाँ पर। सिमिलरली, एनी रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर क्या होगा? जो गलत काम करे। एनी रॉन्ग डूअर शैल बी पनिश्ड एट वंस, यानी तुरंत ही उसको सजा दी जानी चाहिए। अब इस सेंटेंस के अंदर भी एक फोर्स है, एक तरह का एक डिटर्मिनेशन है। तो एनी रॉन्ग या रॉन्ग डूअर्स के लिए एक थ्रेटनिंग है, तो शैल का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पर हम विल और शैल का यूज़ करेंगे। बट इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जो जनरल स्पोकन इंग्लिश है या बाहर जो आप अंग्रेज़ी सुनते हैं लोगों को बोलते कहते हुए, उसमें हम बहुत ज़्यादा इस रूल को लेकर के स्ट्रिक्ट नहीं हैं। और सामान्यतः आप पाएंगे कि आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग लोग कर लेते हैं, और उसमें कोई ऐसा केस कंपल्शन या कोई प्रॉमिस या कोई डिटर्मिनेशन उस केस में नहीं है। एक जनरल सामान्य सी बात कहने में भी विल का प्रयोग करते हैं। तो आप वहाँ से इस रूल को अप्लाई ना करिए या वहाँ से कॉपी मत करिए। रादर ये रिटन इंग्लिश है। जब आपको ग्रामर के क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको यू शुड गो बाय बुक, यानी रूल्स के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो विल और शैल के यूजेज ये हो गए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ले लेते हैं, वुड। तो वुड में आप देखिए, पहला सबसे पहला केस दैट एवरीवन इज अवेयर कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाली क्लास में आपने देखा है कि वहां बताया कि विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाता है, और विल वुड का हम प्रयोग दूसरे किन केसेस में करते हैं। नंबर 2, जब भी कभी एक इमेजिनरी बात करेंगे, इमेजिनेशन में जाएंगे, तो इमेजिनरी चीज़ों के साथ में भी वुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। मैंने आपको कंडीशनल क्लॉजेज वाले उस सेंटेंसेस में इस तरह के स्ट्रक्चर आपको समझाए थे। अब आप देखिए कि ये पर्सन किंग नहीं है जब ये कहता है इफ आई वर अ किंग, तो इसलिए इससे इसके आगे जो भी सब्सिक्वेंट जो बात की जा रही है वो एक इमेजिनेशन है, आई वुड हेल्प। आपने कॉमनली ये क्वेश्चन सुना होगा, व्हाट वुड यू डू
इफ़ यू वर इन माई पोजिशन, यानी आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। अब आपकी जगह तो वो है नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन में बात हो रही है, इसलिए वुड का प्रयोग ये इस प्रकार से होता है। तीसरा, वुड का यूज़ हम करते हैं इमेजिनरी केसेस के अलावा किसी पोलाइट, एक फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसमें कुड का प्रयोग भी किया जाता था, आपको मैंने बताया था, और इसमें आप कैन का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन इन तीनों का मैं डिफरेंस आपको साथ साथ बताता चलूं। यानी कैन में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट जब हो रही हो, आप किसी तरह से, जैसे आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कैन आई टेक योर पेन, कैन आई मेक अ कॉल फ्रॉम योर मोबाइल। सो कैन का यूज फॉर्मल फ्रेंडली वे में परमिशन लेने के लिए। कुड का प्रयोग किया जाता है जब बहुत पोलाइटनेस हो, बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड से भी ज़्यादा। और वुड का यूज़ भी हम फॉर्मल सेटअप में रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, वुड यू प्लीज कम ऑन स्टेज टू कलेक्ट योर अवार्ड। अवार्ड फंक्शंस में आप इस तरह के सेंटेंसेस सुनते रहते हैं, टू कलेक्ट योर अवार्ड। आई राइट दिस एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज कम ऑन स्टेज टू कलेक्ट। ये फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट हो रही है गेस्ट से। नाउ गोइंग बैक, मैंने आपको बताया 3 पॉइंट अभी तक। 4th पॉइंट वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम रादर दैन या इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं, रादर दैन जैसे जिसमें हम प्रेफरेंस के लिए बात करते हैं, आपने देखा होगा कि वुड रादर दैन इसका यूज़ करते हैं, और उसमें रादर दैन के साथ वुड का यूज़ फिक्स है। कहाँ यूज़ करते हैं वुड रादर दैन या वुड रादर को, जब अपने प्रेफरेंस या चॉइस की बात करते हैं। सो व्हेनेवर वी कन्वे आवर प्रेफरेंसेस और चॉइसेस, वी यूज वुड रादर दैन। सो वुड इज फिक्स्ड विद द एक्सप्रेशंस लाइक रादर और रादर दैन। रादर और रादर दैन के साथ में इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर टेक अ कप ऑफ टी। ये अपने चॉइस को बताता है, आई वुड रादर टेक अ कप ऑफ टी। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे दैन भी आ सकता है। जब दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे इसके साथ वुड रादर के साथ दैन भी आ जाता है। तो वुड रादर दैन इस प्रकार से यूज़ करते हैं। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सो दैट सेंटेंसेस जब भी आपके सामने आए तो यू शुड बी कंफर्टेबल। आई वुड रादर रिजाइन दैन टेकिंग ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। तो ये कहता है कि मैं रिजाइन कर दूंगा इसकी तुलना में कि मैं ब्राइब लूँ, यानी ब्राइब नहीं लेगा लेकिन वो रिजाइन कर सकता है। तो ये दोनों में एक चॉइस, एक कंपैरिजन हो गया। सो वुड रादर दैन ये एक फिक्स यूजेज है। इसके बाद आगे चलते हुए वुड का हम यूज और कहाँ पर करते हैं। सो लेट्स मूव टू नंबर 5, द 5th यूजेज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग करते हैं आप जब भी पास्ट की किसी हैबिट्स को बताते हैं। तो पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि आप कहते हैं आई वुड गो टू रिवर व्हेन आई वाज लिविंग इन माय विलेज। आई वुड वॉक 2 किलोमीटर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। तो ये सारे आपके पास्ट की एक्टिविटीज़ हैं, पास्ट की हैबिट्स हैं जिनको आप नरेट करते हैं। सो टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, ये 5th यूज है। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड वॉक 5 किलोमीटर एवरी डे या डेली व्हेन आई वॉज यंग। सो हिंदी में हम जैसे कहते हैं किया करता था, इसके लिए एक और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यूज टू, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए मैं अगला जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो यूज टू है। नाउ इसका नंबर होगा 9। 9th मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूज टू। वुड के साथ यूज़ करने के में आपको आसानी ये रहेगी कि आप याद रख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। सिर्फ इसी के लिए यूज़ किया जाता है यूज टू का। एग्जाम्पल, आई यूज टू स्टडी फॉर आवर्स, यानी ये घंटों पढ़ता रहता था। ये अपने पिछली किसी बात को बताता है। आई यूज टू स्टडी फॉर आवर्स। आई used to hide behind the doors when I was a child.
देखिए इसमें अपने बाल्यावस्था या बचपन की एक हैबिट को बताया जा रहा है। आई यूज टू हाइड बिहाइंड द डोर्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। इन दोनों जगह आपने देखा कि पास्ट की हैबिट्स को बताया जाता है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यूज टू जिसमें ईडी लगा हुआ है, उससे आप ये मत समझिएगा कि अगर हम प्रेजेंट में अपनी किसी हैबिट को बता रहे हैं, अभी की किसी हैबिट को अगर बता रहे हैं, तो उसमें यूज या यूजेस का प्रयोग किया जा सकता है। यूज टू का प्रयोग केवल और केवल पास्ट के लिए होता है, लेकिन यूज टू, यूएसई, यूज टू और यूजेस टू हम नहीं यूज कर सकते प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए। तो प्रेजेंट में आप किस चीज़ क्या करते हैं, प्रेजेंट में आप किस चीज़ के आदी हैं, उसको बताने के लिए एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है। तो मैं इसके साथ ही उसको डिस्कस कर देता हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट के बताने के लिए? फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आई एम यूज टू। अब सबसे पहले प्रेजेंट के लिए आपके पास यहाँ एम आ गया आई के साथ। आई एम यूज टू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत देर तक पढ़ने का आदी है और ये बात कर रहा है अभी की। लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए कि यूज टू के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ब आईएनजी फॉर्म इज देयर आफ्टर TO2। डोंट थिंक दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल कम विच कम्स एल्सवेयर। कुछ ऐसे जब हम लोग डिस्कस करेंगे जरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, वहाँ इस पार्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूज टू यानी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली यूज़ की जाती है। बट ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स हैं ग्रामर में, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, उसमें इससे यूज टू और वर्ब आईएनजी एक स्ट्रक्चर अभी आपके सामने। एक और एग्जाम्पल देखें। ही इज यूज टू वर्किंग। आईएनजी अगेन आएगा, वर्क नहीं आएगा, इसमें वर्किंग होगा, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। ही इज यूज टू वर्किंग टिल लेट नाइट। देर रात तक उसके काम करने की आदत है। तो स्ट्रक्चर इसमें आपने देखा, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं कि जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में आपका वर्ब बी का फॉर्म आ जाएगा। बी मैंने आपको बताया प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, और यूज टू। यूज टू के साथ में हम यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट हैबिट्स को बताने के लिए, टू कन्वे प्रेजेंट हैबिट्स। तो ये एक फाइनल पॉइंट था यूज टू के साथ में, आई एम यूज टू या ही इज यूज टू, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ये डिस्कस हो गया। अगर यूज टू के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो फिर नॉट का प्लेसिंग कहाँ रहेगा, इसको भी सीख लेते हैं। सो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। इन अ नेगेटिव सेंटेंस यूज टू नॉट विल कम बिटवीन यूज्ड एंड टू। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड नॉट टू study for hours। अब उसकी आदत नहीं थी, वो नहीं पढ़ा करता था, तो used और to के बीच में आप not का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसमें did not का यूज करते हैं क्योंकि ये past का एक्शन है, तो उस केस में did not के साथ में आप use फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं did के साथ। he did not used to study for hours। So इसका सेंस भी, इसका मीनिंग भी वही होता है जो use not to का होता है। So after this used to, let's move to number 10th। और नंबर 10th हमने अभी तक should का डिस्कशन नहीं किया, SHOULD, should। सबसे पहला पॉइंट दैट यू आर अवेयर ऑफ वो है कि इट्स पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डिस्कस हो चुका है। सेकेंडली, शुड का यूज कहाँ करते हैं? टू सजेस्ट समवन, टू एडवाइज समवन। सो टू एडवाइज शुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, यू शुड पुट ऑन सम वेट। अब ये कहता है, क्या सलाह दे रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट गेन करना चाहिए। यू शुड पुट ऑन सम वेट। ओके, सो एडवाइस के अलावा शुड का प्रयोग हम और कहाँ करते हैं? आप किसी खास तरह के एक्सप्रेशन, वो है लेस्ट
LEST लेस्ट, लेस्ट का जब यूज करते हैं तो शुड आपने देखा होगा उसके साथ सेंटेंस में लिखा होता है, तो लेस्ट के साथ भी वी यूज शुड। एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसका हिंदी में पहले अर्थ समझे और फिर इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से आप समझें, क्योंकि स्पॉटिंग एरर में इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका हिंदी में सीधा सीधा अर्थ है कि तुम्हें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो ताकि तुम कहीं फेल ना हो। तो यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फेल ना हो, ये तो निगेटिव है, बट यहाँ तो सेंटेंस में नॉट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि लेस्ट और शुड के साथ में वी डोंट यूज नॉट। लेस्ट के साथ ही वो मीनिंग नॉट की अटैच है, क्योंकि ये सावधान करता है किसी चीज़ की तरफ से, तो इसलिए सेंटेंस लेस्ट के साथ में शुड आएगा विदाउट नॉट। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेम स्ट्रक्चर। वॉक केयरफुली। अब आप ये किसी को कहते हैं, रेनी सीजन है, कि कोई स्लिप न कर जाए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप और फॉल डाउन। सो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप। इसका मतलब है कि ताकि तुम स्लिप ना हो जाओ, इसलिए नॉट का प्रयोग यहाँ पर वर्जित है। NOT नॉट इज प्रोहिबिटेड टू बी यूज्ड विद लेस्ट एंड शुड एक्सप्रेशन। सो मूविंग अहेड, अभी तक हमने जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस किए हैं उनमें अब नेक्स्ट वर्ब है ought to। देखिए, ought to जस्ट शुड के बाद मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज बोथ आर यूज फॉर द सेम सेंस। और वो सेंस कौन सा है? बोथ आर यूज टू कन्वे एन एडवाइस। सो टू कन्वे एडवाइस, लेकिन दोनों में डिफरेंस फिर क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि ought to जो है वो मोस्टली किस तरह के एडवाइस पे बेस होगा, जो मोरालिटी की तरफ हो, नैतिकता वाली बातें करेगा। साथ ही साथ ये बात करेगा जो जनरल वे में सभी के ऊपर अप्लाई हो रही हो, एक सामान्यता हर किसी के लिए बात की जा रही हो। आप अपने फ्रेंड को इंडिविजुअल एडवाइस दे रहे थे तो आपने वहाँ कहा यू शुड पुट ऑन सम वेट, लेकिन आप हर किसी के लिए तो ये नहीं कहते। तो मोरालिटी और जनरल वे में जब आप प्रयोग करते हैं तो ought to का एग्जाम्पल देखते हैं। We ought to obey traffic rules। सबको करना चाहिए, किसी को भी। We ought to respect our teachers। तो ये हर किसी के लिए है, तो ought to का यूज समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अगर हमें नॉट का प्रयोग करना हो ought to के साथ में, तो उसका प्लेसमेंट क्या होगा। सो आपको मैं यहीं पे बता दूं कि नॉट का यूज हम करेंगे ought और to के बीच में, यानी ये पॉइंट नॉट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ought not to disobey traffic rules। सो अब we ought not to, इस प्लेसमेंट को याद रखेंगे। ओके, सो दैट्स इट। नाउ मूविंग टू द लास्ट टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो दो लास्ट में यूज किए जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ इस पहला नंबर 12 को देखिए, ये है डेयर, और ये वर्ड आप सब जानते हैं, डेयर का मतलब हिम्मत करना। और डेयर डेविल आपने वर्ड सुना होगा, मूवी भी है डेयर डेविल, तो जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें हिम्मत हो, डेयर डेविल कहलाता है वो। और एक 13th जो है वो वर्ड है नीड। ये दोनों मेन वर्ब यानी अपने आप में स्वतंत्र रूप से एक वर्ब की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। नीड के और डेयर के आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखते हैं, डेयर, डेयर्ड, नीडेड, नीडेड, ऐसे करके। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी दोनों का यूज किया जाता है। तो डेयर का यूज देखिए, डेयर का यूज हम कब करते हैं? जब हम हिम्मत की बात करें किसी से, राइट? तो उस केस में डेयर का यूज करते हैं। पहले आप एग्जाम्पल देख लें। यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दैट। इसमें एक तरह का चैलेंज दिया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। यू डेयर नॉट स्पीक लाइक दैट। सो तुम इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब ये ऐसा किसी से कहा जा रहा है, तो ये आपको इसका यूजेज डेयर का बता दें कि ये यूज किया जाता है टू कन्वे करेज, फॉर करेज एंड चैलेंज, किसी को चैलेंज करने के लिए भी। जैसे आप कहते हैं हाउ डेयर यू टच माई प्रॉपर्टी, तो ये हिम्मत की बात है, करेज की बात है कि कैसे की हिम्मत है। बट आप किसी से कहते हैं डेयर यू अप्लाई द सेम ट्रिक
तो वो आप किसी को चैलेंज ये कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह की ट्रिक करके दिखाइए। डेयर यू राइड द बाइक लाइक मी, तो आप यहाँ पर भी चैलेंज करते हैं, किसी को चुनौती देते हैं बाइक उस तरह चलाने की जैसे आप चलाते हैं, तो डेयर का प्रयोग किया जाता है। नीड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? नीड का यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट के लिए। अब रिक्वायरमेंट का एग्जाम्पल, वी नीड नॉट वरी अबाउट हिम as he is mature, as he is mature enough या mature, so we need not worry him। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी बात ये करता है, not आ गया इसके साथ में। तो need का प्रयोग रिक्वायरमेंट के लिए और dare का प्रयोग हिम्मत या चुनौती के लिए किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेट अस गो बैक एंड सी कि जितने टाइप्स के आपको बताया मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब इनमें आपका टाइम है एक एक्सरसाइज करने का कि इनको आपने किस तरह से समझा है, एंड योर नॉलेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नाउ शुड बी पुट टू टेस्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस फॉर यू and with the blanks, and you are supposed to supply an appropriate modal auxiliary verb from the given list for that particular blank। तो उस blank के लिए आप जो है वो सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है modal auxiliary verb की लिस्ट में से उसको चूज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, he blank rather resign than taking bribe। Second, we blank meet again next month। Third, she lift the heavy bag। She lift the heavy bag। आंसर आप साइमल्टेनियसली सोच रहे होंगे। Fourth, I easily cross the river when I was young। Fifth, blank you help me please। Sixth, I blank solve even difficult questions। Seventh, Ramesh, comma, blank, you pass the bottle, question mark। Number 8, blank, you like to see the evening show। Number 9, a student serious for success in exam, blank, learn and practice grammar। Okay, so let's try our hand on these questions। Coming to the first one, he blank rather resign than taking bribe। अब आपको rather दिख जाए तो obviously your choice should be would, और आप यहाँ पर would को चूज करेंगे rather के साथ, ये फिक्स यूजेज है। सेकेंड सेंटेंस कहता है we blank meet again next month। ये सीधे नेक्स्ट मंथ की बात करता है मिलने के लिए, फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं विल। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट मंथ। अभी अगेन वर्ड पे यहाँ पर स्ट्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप विल, वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। शी लिफ्ट द हेवी बैग, अब इसकी क्षमता की बात की जा रही है शी की, इसलिए कैन इज करेक्ट। शी कैन लिफ्ट द हेवी बैग, तो ये उसकी पावर या क्षमता की बात की जा रही है। अब शी शुड लिफ्ट द हेवी बैग तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सलाह तो नहीं दी जा रही है, सो ऐसी कोई सलाह तो होगी नहीं, तो कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए यू विल हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। नाउ फोर्थ वन, आई इजीली क्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ये कब की बात कर रहा है? पास्ट की, व्हेन ही वाज यंग, और इसलिए पास्ट में अपनी एक कैपेबिलिटी को बता रहा है, तो सही वर्ड होगा कुड। ओके, now for question number 5, you help me please। Please is written there, so it means there's a request, and you can give yourself full marks if you have written could। Could you help me please? So एक request है polite way में, इसलिए could का use किया जा सकता है। 6th question कहता है solve even difficult questions। यहाँ पर आपका कैपेबिलिटी को स्पीकर शो कर रहा है राइटर, इसलिए can is the correct word। I can solve even difficult questions। 7th कहता है रमेश यू पास द बॉटल, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब रमेश से रिक्वेस्ट की जा रही है या उससे एक बात पूछी जा रही है। अब ये प्लीज वर्ड यहाँ नहीं है, एंड द पर्सन हैज
कॉल्ड हिम रमेश। मिस्टर रमेश भी कर नहीं किया, पूरा नाम के साथ मिस्टर अगर यूज़ करते तो फॉर्मेलिटी आपको समझ में आती। सो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कैन। रमेश, कैन यू पास द बॉटल? मैंने आपको बताया था टू सीक एंड गिव परमिशन वी कैन यूज़ कैन बट इन अ फ्रेंडली मैनर। 8th क्वेश्चन है यू लाइक टू सी द इवनिंग शो। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लाइक जब भी आता है चॉइस के साथ में आप वुड प्रेफर करते हैं। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये कहता है अ स्टूडेंट सीरियस फॉर सक्सेस इन एग्जाम लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर। ये एक सजेशन दिया जा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शुड। देखिए ऑट टू यहाँ सही नहीं है, क्योंकि मोरालिटी और जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर ऑट टू सही नहीं है, बिकॉज मोरालिटी वाली कोई बात नहीं की जा रही है, तो शुड लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मस्ट का भी यूज़ भी सही होगा अगर आपने मस्ट लिखा है तो, बिकॉज मस्ट शो करेगा कि वो कितनी अर्जेंसी है, कितना कंपल्शन है सही ग्रामर सीखने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आप अगर मस्ट लिख रहे हैं आंसर में, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। ओके।